ओके ना बेटा। सो थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू नो फॉर एवरी कॉम्प्रहेंशन इन द एंटायर वर्ल्ड आर, ये तीन पेजेस आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तीन पेजेस। ओके, ये तीन पेजेस क्या है? क्वेश्चन टू रिकैप, क्वेश्चन टू के सारे पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। फिर क्या है? फीलिंग्स वाला पेज, सारी फीलिंग्स और उनके सिनोनिम आपको याद होने चाहिए। और क्वेश्चन वन रिकैप। अगर आपके पास ये तीनों पेजेस हैं, देर ऑलरेडी गिवन, बाय द वे, देर ऑलरेडी हैव पेजेस, पेज नंबर्स फॉर दीज इन योर नोट्स बुक। उसमें आपका ये काम होना चाहिए। अगर किसी के पास नोट्स की बुक नहीं है तो वो किसी भी नोटबुक में ये काम कर लें अपने पास, बिकॉज यू विल नीड टू यूज देम अगेन एंड अगेन फॉर एवरी टाइम। यू नीड टू नो देम एवरी टाइम यू आर डूइंग अ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग क्या करोगे? कॉम्प्रिहेंशन में आपके सामने एक 900 वर्ड का टेक्स्ट होगा, जैसे आपके सामने है ये समर 25 का टेक्स्ट। इट्स कॉल्ड आवर फैमिली रेस्टोरेंट। ठीक है, ये इंसर्ट रेडीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, तो मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिया हुआ है। आप अपनी ड्राइव की फोल्डर से यूज कर सकते हैं। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए जिंदगी में कभी भी, वेन एवर यूर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन, you should quickly take 5 minutes out of your busy time and read the story. आपको बस जनरली समझ आ जाए कि स्टोरी में तीन बातें बताऊं। स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन है, आपको बताओ स्टोरी का मोटिव क्या है, और आपको बताओ कि एंड रिजल्ट में डज दैट कैरेक्टर एंड अप अचीविंग द मोटिव और नॉट। क्या उनका जो गोल होता है वो मोटिव, क्या गोल, क्या वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं किया कॉम्प्रहेंशन, लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है। हम लोग 5 मिनट्स लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू क्विकली गो ओवर की स्टोरी में हो क्या रहा है। पूरी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गो ओवर करेंगे। गो ओवर में आपको दो काम करने हैं। पहला काम, स्टोरी पढ़ने स्टार्ट करने से पहले ही आप अपने क्वेश्चन वन का पार्ट एच पढ़ लेंगे, जो भी लास्ट पार्ट होगा। एच जरूरी नहीं है, लास्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन वन का लास्ट पार्ट है, एक्सप्लेन यूजिंग योर ओन वर्ड्स। हमेशा सवाल में आपसे किसी एक करेक्टर के लिए उसकी फीलिंग्स पूछी होंगी अबाउट समवन एल्स। यहाँ पे करेक्टर है हसन, और हसन की फीलिंग्स पूछी हुई है अबाउट हिज मदर। तो हम लोग को पता है कि मुझे टोटल स्टोरी में से तीन फीलिंग्स निकालनी है हसन की अबाउट हिज मदर। फीलिंग्स भी पूछी है और ओपिनियंस भी हो सकते हैं, तो चॉइस है आपके पास। तो बिकॉज आई रेड दिस क्वेश्चन नाउ, जब मैं स्टोरी पढ़ रही होंगी एंड एज सून एज आई फाइंड एनी ओपिनियन, एनी हसन ओपिनियन अबाउट हिज मदर, तो मैं उसको आज साथ ही हाईलाइट कर लूंगी, सो दैट आई कैन यूज देम लेटर ऑन। सही है भाई। तो लेट्स बिगिन। स्टोरी में हमें साथ साथ ये भी फिगर आउट करना है कि हसन की अपनी अम्मी के बारे में क्या ओपिनियंस हैं और क्या फीलिंग्स हैं। तो पहले स्टोरी का ओवरव्यू ले लेते हैं इन 5 मिनट्स। इन दिस एक्सट्रैक्ट, हसन लुक्स बैक एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर एज अ शेफ। मतलब वो बड़ा शेफ बन गया, उसके करियर की बिगिनिंग है, मतलब कि स्टार्ट ऑफ कैसे किया था उसने, ये वो बात है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। It was my grandmother's idea to sell snacks to the rush hour crush outside the busy train station from a string of food stalls on bicycles. उसकी ग्रैंडमदर का आइडिया था कि ये ठेलों पे खाना बेचना शुरू करें। ठीक है, they sold sweets made of nuts and honey, but mostly they sold भेलपूरी। पेपर कोन्स, वो डिस्क्राइब कर रहा है भेलपूरी को। पहले ही बताया था, जब भी दो कॉमा के बीच में होगा तो वो डिस्क्राइब कर रहा होगा कि ये देर पेपर कोन्स of puffed rice with chutney, vegetables and herbs, slathered with spices। Slather मतलब उसके ऊपर लगाए हुए हैं। खैर, हमें क्या पता है, दो बातें कि ये हमें डिस्क्रिप्शन मिल गई जनरली सी। ठीक है ना बेटा। मिल्की टी वॉज इक्वली, के बॉक्स में नहीं था ना बेटा। मिल्की टी वॉज इक्वली पॉपुलर। अनसरप्राइजिंगली द स्नैक बाइसिकल्स बिकेम अ कमर्शियल सक्सेस। ठीक है, आप लोगों को तो कोइंसिडेंटली पता ही है कि भेलपूरी क्या होती है। आई थिंक इट्स समथिंग जो कि वी डू हैव हियर, आई गेस। तो खैर, अनसरप्राइजिंगली, क्या बात अनसरप्राइजिंग है, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है कि द भेलपुरी गॉट रियली सक्सेसफुल, इट्स लाइक इट वाज वेरी फेमस, ऑब्वियसली बिकॉज कि इट वाज वेरी टेस्टी। अब हम लोग साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें पता है, पहला क्वेश्चन हमेशा पैराग्राफ वन से होगा। पहला क्वेश्चन हमेशा यूजुअली एक्सप्लिसिट होगा। एक्सप्लिसिट के चार कीवर्ड होते हैं, व्हाट, फाइंड, आइडेंटिफाई, गिव। एक्सप्लिसिट मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे। हमें क्या कॉपी पेस्ट करना है? हमें सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करना है, वन रीजन, कि हसन की ग्रैंडमदर ने क्यों डिसाइड किया टू सेल स्नैक्स फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। वो स्नैक्स बेचने का उन्हें डिसीजन क्यों लिया है। तो यहाँ पे खुद सोचो ना बेटा, यहाँ पे क्या बताया हुआ है आपको कि उसने स्नैक बेचने का क्यों डिसीजन लिया। लिया तो डिसीजन, पर क्यों लिया, क्या बात बोली हुई है कि वो क्या चाहती थी। उन्होंने बोला कि भाई, it was his grandmother's idea to sell them outside the busy train station from a string of food stalls on bicycles। तो वो क्यों बेचना चाहती होंगी? क्योंकि इट वॉज अ बिजी प्लेस। सवाल में ये नहीं पूछा हुआ कि क्यों बेच रही है, सवाल में पूछा हुआ है कि वो इस जगह पे क्यों बेच रही है। पूछा हुआ है कि उन्हें ट्रेन स्टेशन के बाहर क्यों बेचने का डिसाइड डिसाइड किया। ट्रेन स्टेशन स्पेसिफिकली से डिसाइड किया था ना, बिकॉज इट वॉज बिजी। वो जगह बिजी है, इसलिए ये डिसाइड किया है।
पहला सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, कोई भी बात की, देयर मोर स्टॉल्स, इट वाज क्राउडेड। प्लीज इसमें अपनी अकल से मनी लिखना ही नहीं है। अगर कोई बात मनी मतलब वो लिखना है जो कि वर्ड लिखा हुआ टेक्स्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट वुड बी अ कमर्शियल सक्सेस। एक्सप्लिसिट है तो कॉपी पेस्ट करें, डू नॉट यूज योर ओन वर्ड्स। प्लीज अपने वर्ड्स मत लिख के आए। I've told this like 1,000 times before। अपने वर्ड्स यूज नहीं करने, कॉपी पेस्ट कर दिया आपने कि इट वुड बी अ कमर्शियल सक्सेस या इट वाज बिजी। आराम से पार्ट हो के अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला पार्ट आपके सामने मेरा बेटा है सिनोनिम्स को, सॉरी दोबारा एक्सप्लिसिट सवाल है। सवाल है आइडेंटिफाइड द टू मोस्ट सक्सेसफुल आइटम्स सोल्ड फ्रॉम द फूड स्टॉल्स। फिर से आइडेंटिफाई, कॉपी कॉपी पेस्ट करना है, एक्सप्लिसिट सवाल है। कॉपी पेस्ट योर आंसर डायरेक्टली, आंसर विल बी नियर द क्वेश्चन लाइंस। हमें पता है कि पैराग्राफ 1 में ही बात हो रही, तो क्या दो चीजें थी, मोस्टली तो सोल्ड भेलपुरी, और अगला डिलिशियस मिल्की टी वाज इक्वली पॉपुलर। तो क्या दो बातें पॉपुलर थी, मिल्की टी एंड भेलपुरी। वेरी इजी। आप लोगों के इस टाइप भी ऐसी कॉम्बिनेशन आएगी बिकॉज ये समर 25 की ही है, लास्ट ईयर की। तो इट इज नॉट गोना बी, आई थिंक इसी टाइप की आएगी आप लोगों की भी, क्योंकि समर में कभी कभी थोड़ा सा ना इजी होती है, बाय द वे आई हैव सीन दिस आई थिंक। खैर, ये दो हो गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट द टेक्स्ट मींस बाय। क्या करेंगे इसमें, सिनोनिम करेंगे। जब भी लिखा होगा सिनोनिम वाले सवाल में, यूजिंग योर ओन वर्ड्स व्हाट द टेक्स्ट मींस, व्हाट द टेक्स्ट मीनिंग इज। तो आप यहाँ पे दो सिनोनिम के रीवर्ड लिखेंगे ना बेटा, ये ओ लेवल्स है। आप दो सिनोनिम के रीवर्ड लिखेंगे, दो सिनोनिम के, दो क्वेश्चन के सिनोनिम लिखेंगे। दो क्वेश्चन में जो वर्ड होंगे ना, हर वर्ड का एक एक सिनोनिम लिखना है आपने। एक आपने ग्रेटली का लिखना है और एक आपने इनकरेज का लिखना है, पर इन सेंटेंस फॉर्म। आपने दो वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस लिखोगे। आप लिखोगे द टेक्स्ट मींस, ग्रेटली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो बोल सकते हो अलॉट, वेरी मच, हाईली, कुछ भी लिख दिया इसमें से। स्ट्रांगली आई गेस, जिसमें भी ज्यादा वाली बात पता लगे, ठीक है। हाईली, ठीक है। और मोटिवेटेड का क्या होगा बेटा, इम्प्रेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेटेड, सॉरी सॉरी इनकरेज वर्ड है तो उसको मोटिवेटेड हो सकता है। किसी को मोटिवेट करना या इंस्पायर करना, ठीक है ना, इंस्पायर आई थिंक, और मेक समवन फील होपफुल, गिव समवन होप। तो आई थिंक द इजीएस्ट वर्ड दैट कम्स टू माय माइंड इज मोटिवेटेड, ठीक है ना। हाईली, स्ट्रांगली, अलॉट, कुछ भी हो सकता है इसमें से, वेरी मच, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक इंस्पायर्ड वुड आल्सो फिट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ना बेटा। ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा मेरा बेटा, ग्रेटली मीन्स अलॉट। तो आपने दोनों वर्ड का एक एक सिनोनिम लिखना है सेंटेंस फॉर्म में। द टेक्स्ट मींस डैश डैश, ठीक है। खैर, ये हो गया। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला पार्ट है एक्सप्लेन लिखा हुआ है, मतलब अच्छा अगला पार्ट, सॉरी एक पार्ट स्किप हो गया। From paragraph 2, give two things that grandmother did to increase the number of customers after the snack bicycles became a commercial success. जब उनकी जगह मशहूर हो गई, when they received the appropriate success, उसके बाद उसी ग्रैंडमदर ने क्या किया। इम्प्रेसिव नहीं है मेरा बेटा, हाईली मतलब होता है बहुत ज्यादा, ग्रेटली मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और कोई मतलब नहीं है इसका, जो मैंने बताया वर्ड से वही हो सकते हैं, ठीक है। और मोटिवेट मतलब होता है किसी को होप देना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या तो काम किया उसी ग्रैंड मदर ने टू मेक श्योर कि कस्टमर्स और ज्यादा बढ़े। वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए थे, उन्हें और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया कस्टमर्स को। तो अब चले जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, कॉपी पेस्ट करना है फिर से बिकॉज गिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा मेरा बेटा पैराग्राफ 2 में, ये ग्रेटली इनकरेज, वो बहुत मोटिवेट हो गए थे बाय देयर गुड फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब डेस्टिनी, फेट, किस्मत। वो इतना खुश हो गए थे कि हमारा इतना ज्यादा बिजनेस हो रहा है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स क्लियर्ड वेस्टलैंड नियर बाय, साइड से उन्होंने कचरा साफ कर दिया। टू इरेक्ट, इरेक्ट वर्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इरेक्ट मींस कंस्ट्रक्ट करना। they removed all the debris, they removed all the garbage so that they could construct, so that they could make what, so that they could make a basic roadside restaurant। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। तो उन्होंने असल में सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। तो कचरा हटाना कोई आंसर नहीं, गलत आंसर आपने लिखा है। बिजनेस कचरा हटाने से नहीं बढ़ रहा, बिजनेस बढ़ रहा है बाय मेकिंग द बेसिक रेट रोड साइड रेस्टोरेंट। फिर क्या किया, ग्रैंड मदर ऑल्सो एम्प्लॉयड बापू, बापू वट एवर यू कॉल हिम, अ कुक फ्रॉम अ सदर्न विलेज। फिर क्या किया, एक बंदे को हायर किया। फिर टू हर नॉर्दर्न रेpertoire शी एडेड डिशेस लाइक बापूज ट्रेडिशनल स्पाइसी प्रॉन्स। तीसरा क्या किया, उन्होंने न्यू डिशेस ऐड की। अगर आपने इन दोनों में से, इनमें से कोई भी दो बातें लिखी है तो सही है। या तो दे इरेक्टेड अ न्यू रेस्टोरेंट, opened a new restaurant, कॉपी पेस्ट कर लें, डजेंट मैटर। सेकंड, दे हायर्ड बापू। थर्ड, के दे इंट्रोड्यूस न्यू डिशेस।
आपने 3 बातें नहीं लिख के आनी है, 2 ही बातें लिख के आनी है। आई डोंट केयर आपको 3 बातें मिल भी रही हैं तो आपने तब भी 2 ही बातें लिख के आनी है। अगर 3 सही आंसर है तब भी 2 बातें लिख के आनी है। अगर 3 लिखेंगे तो मार्क कट सकते हैं, बिकॉज लिखा हुआ गिव 2 रीजंस। अगर आप 3 लिखेंगे होशियार होके, दैट्स कॉल्ड एक्सेस डिनाइड, आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आता है एक्सप्लेन, ये हमारा आगे इस पार्ट के ऊपर, विच इज ऑलवेज द इम्प्लिसिट पार्ट। एक्सप्लेन मीन्स कि अब आपने मेरा बेटा कोई कैरेक्टर की फीलिंग या थॉट्स बतानी होगी। यूजुअली फीलिंग बतानी होगी। फीलिंग हम लोग जिंदगी में हमेशा अपनी फीलिंग की लिस्ट में से निकालेंगे, बिकॉज उसके अंदर सारे आंसर होते हैं। ठीक है, फीलिंग की लिस्ट आपको रटी भी होनी चाहिए। रटी भी होनी चाहिए, सब कुछ नोट्स की फाइल में अपलोडेड है ड्राइव के ऊपर, आप क्लास के बाद जाके लिख लीजिएगा अपने पास, जो बच्चे न्यू आए हैं। ठीक है। नहीं मेरा बेटा साइम, नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपको क्या लगता है? आपको मार्क्स नहीं देगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब -1 करना, मार्क्स ना देगा, 0 आउट ऑफ 2 दे सकता है आपको। अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती घुसेड़ के तीसरी बात लिख के आओगे तो एग्जामिनर का विल गिव यू 0 मार्क आउट ऑफ 1। अगर हम लिख देते हार्ड बापू एंड इंट्रोड्यूस न्यू डिशेस, सब कुछ भर दे, पूरा पैराग्राफ लिख के आ गए, 0 मिलेंगे यहाँ पे। तो मार्क्स ना मिलना इज एज बैड एज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है कि और ज्यादा मार्क्स काट लेना, काट नहीं रहा वो, दे नहीं रहा लेकिन मार्क्स। यस बेटा, ऑल रिकॉर्डिंग्स आर शेयर्ड आफ्टर द क्लास। क्या बोल रहे हो आप? हो ही नहीं सकता मेरा बेटा। रयान, हो ही नहीं सकता क्लियर वेस्टलैंड हो। मेरे पास अभी देखो मार्किंग सीम है नहीं, पर हो ही नहीं सकता है क्लियर वेस्टलैंड हो मार्किंग सीम में। मैंने वही बता रही हूँ ना, कभी सॉल्व नहीं किया कॉम्प्रहेंशन, बट मैं क्लास के बाद आपको दिखा दूंगी, आप तब देख लीजिएगा। हो ही नहीं सकता, क्लास के बाद देखेंगे। उसने मुझे बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, क्लियर वेस्टलैंड से कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा। आप खुद जाके दोबारा देख लीजिएगा। आई डोंट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्लियर वेस्टलैंड से बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा। हो ही नहीं सकता आंसर। क्लास के बाद देखते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब एंड में मैं बाकी से रेडी करवा दूंगी आपको सारे आंसर्स। अभी मैंने मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, अभी डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो एंड में करेंगे। ई पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट हसन इज फीलिंग व्हेन ही रिमेंबर्स दैट। एक्सप्लेन पूरा फीलिंग बोल दी है। हमेशा मेरा बेटा इवन तो 1 मार्क का आएगा। आपने दो दो स्टेप में आंसर करना है इम्प्लिसिट सवाल को। पहले आप फीलिंग लिखेंगे और फिर आप फीलिंग का रीजन देंगे। आपने फीलिंग लिख दी होगी जो भी, फिर आप उसका रीजन भी देंगे कि यार वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। ठीक है। तो लेट्स सी हियर कि क्या फीलिंग है। और सेंटेंस क्या है, वो बोल रहा है कि भाई जब उसे याद आता है कि द किचन used to be the heart and soul of the old family business. It was always so full of life back then, filled with constant comings and goings. वो याद कर रहा है कि मेरा कितना ज्यादा रेस्टोरेंट भरा हुआ होता था और उस किचन में हर वक्त लोग होते थे, एंड how it was full of hustle and bustle, how it was so um, how it was always, what would you say, लाइवली। ठीक है। तो आपको बोले वो क्या फील कर रहा है जब उसको ये बात याद आती है। तो हम लोग अगर टेक्स्ट में चले जाए, टेक्स्ट में ये बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारी किचन की न्यूज स्प्रेड हो गई, मतलब वो और फेमस हो गया। माई मदर हैड अ रिमार्केबल टैलेंट, आई कैन नॉट गिव हर इनफ क्रेडिट फॉर व्हाट बिकेम ऑफ मी। अब हमें क्या निकालना था मेरे बेटा, हमें ये भी निकालना था, हमें ये भी निकालना था कि अपनी मदर के बारे में वो क्या फील करता है। अगर आपको अभी फीलिंग समझ नहीं भी आ रही, अगर आपको सिर्फ कोई डिटेल मिल जाती ना, जैसे ये डिटेल है, क्या डिटेल है कि वो फॉन्डली सोच रहा है अपनी मदर के बारे में, क्या ही इज गिविंग हिज क्रेडिट टू हिज मदर। तो उसको हम लोग अभी बाद में फीलिंग लिस्ट से कंपेयर कर लेंगे, पर ये एक डिटेल हो सकती है, तो हम लोग अभी अंडरलाइन कर लेते हैं सिर्फ इसको, कि फॉर द लास्ट एच पार्ट के लिए एंड में फिर इसकी बात करेंगे। अभी हमें निकालना है कि वो अपनी रेस्टोरेंट के बारे में क्या फील कर रहा है। ठीक है ना। तो अब इसको सोच लेते हैं, वो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, बोला है कि कोई और डिश अच्छी नहीं थी, इससे डिस्क्राइब किया। बोले मैंने सब कुछ यहाँ पे बनाया था, मैं इसी बेंचमार्क से कंपेयर करता हूँ। फिर दोबारा बोला अम्मी के बारे में, माई मदर पोजेस दैट कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ। सॉरी हेलो, उसको याद आता है कि मेरी अम्मी बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ्स की तरह है। एक तो ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे ये सब अम्मी की बात हो रही है, यहाँ पे जाके बात होती है जिससे हम कंसर्न है। यहाँ वो बोलता है कि द किचन यूज्ड टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ द ओल्ड फैमिली बिजनेस। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है ना मेरा बेटा। देयर इज अ वर्ड फॉर दिस, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ योर पास्ट मेमोरीज एंड हैव, या रयान ने जो बोला, अगर आप पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है बहुत कॉमन। क्या वर्ड होता है मेरा बेटा, एन से आता है। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड इफ यू थिंक अबाउट ना, कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई पास्ट एंड आई एम डैश नॉस्टैल्जिया, आई एम नॉस्टैल्जिक। अगर आपको ये वर्ड नहीं भी पता, अगर आप इस लिस्ट में से सोचे वो क्या सोच रहे हैं, कि आप मुझे बताओ कि कोई पॉजिटिव फीलिंग है नेगेटिव फीलिंग है। पॉजिटिव फीलिंग है, वो बहुत खुशी से याद कर रहा है कि मेरा किचन तो हमेशा भरा होता था, फुल ऑफ लाइफ होता था, तो ही इज हैप्पी अबाउट इट।
तो यू कुड हैव ईदर रिटन नॉस्टैल्जिक, यू कुड हैव रिटन हैप्पी, दे वुड हैव बोथ बीन करेक्ट, क्योंकि ये फीलिंग में इसमें से हैप्पी मैच हो रही है यहाँ पे। तो भाई हसन फेल्ट नॉस्टैल्जिक, हसन फेल्ट हैप्पी, कोई एक आपने लिख दी। फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया उसको वो किस बात पे हैप्पी है, किस बात पे नॉस्टैल्जिक है। He misses his previous kitchen, he misses the memories, he misses his old life, whatever. So he's nostalgic and he's happy since he misses that time. एक आपने फीलिंग लिखनी है और एक आपने उसका रीजन लिखना है, ऑल केसेस। एक फीलिंग, अच्छा, सारा बिल्कुल सही वर्ड है रेमिनिसिंग, बट मैंने 1000 बार बोला कभी मुश्किल वर्ड लिख के नहीं आना आपने। मुश्किल वर्ड नहीं लिख के आना सीआई में, आंसर हमेशा इजी वर्ड का होगा। कॉम्प्रिहेंशन में कोई मार्क्स नहीं है वोकैबुलरी के। ट्राई टू थिंक ऑफ द इजीएस्ट वर्ड दैट यू कैन। मेरे बेटे तो वो उस टाइम को याद करके मिस कर रहे हैं ना, अपनी फैमिली को, जिसको भी मिस कर रहे हैं वो उस टाइम को। आपने रेमिनिसिंग नहीं लिख के आना बेटा, प्लीज इजी इजी वर्ड लिख के आना है, और सिंपल वर्ड लिख के आना जो कि नॉस्टैल्जिया, हैप्पी, फॉन्ड, ये सब होंगे। खैर, अभी किसी ने कोई बात की थी कोई, इमोशनल कोई फीलिंग नहीं है। इमोशनल इज लाइक अ बैड थिंग, इमोशनल, हंग्री, इमोशनल क्या होता है, टू हैव इमोशंस। तो ऐसी बात है मैं बोलूं आई एम फीलिंग, भाई इमोशनल भी फीलिंग है, क्या फीलिंग है, मतलब क्या है उसका। इमोशनल नहीं बोलो, कोई स्पेसिफिक फीलिंग बोलो। रेमिनिसिंग मीन्स टू रिमेम्बर योर पास्ट। किसी चीज को रेमिनिस करने का मतलब होता है पुरानी बात को याद करके हो रहे हो, ठीक है ना। आप पुरानी बात को याद करके सोच रहे हो कि भाई आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आप खुश हो रहे हो उसको याद करके, ये तो लिखा है मैंने भी। अच्छा खैर, आप उसको याद करके बोल रहे हो। नहीं बेटा, हैप्पी इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर आगे आप आगे पढ़े तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई it was always मतलब full of people coming and going, it was here that I would find mother working, and मतलब वो basically अच्छी उसमें याद कर रहा है, ये पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया है उसको, वो खुश हो रहा है याद करके कि कितना फुल ऑफ लाइफ था मेरा किचन। अगर आपने हैप्पी फिगर नहीं आया किया तो आप क्या कहते हैं, सिर्फ नॉस्टैल्जिक लिखोगे तभी मार्क मिल जाएंगे। खैर, आपने बेटा 5 मिनट्स लेके शुरू में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे सीआई के अंदर, यस, ताकि आपको पता हो कि स्टोरी के एंड में क्या होता है। उससे काफी फर्क पड़ता है आंसर्स के ऊपर। राइट नाउ वी नॉट डूइंग इट बिकॉज़ क्लास है और हमें इतना टाइम नहीं है, आप लोग सीआई में खुद करेंगे। मतलब ऑब्वियसली आई एम हियर टू गाइड यू ना, आपके पास उस वक्त तो कोई नहीं होगा टू गाइड यू, तो आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेनी चाहिए। अब हमें मदर के बारे में कितनी बातें पता लग रही है, मदर के बारे में दो ये बातें हैं, फिर ये दोबारा बता रहा है कि उसकी अम्मी हर वक्त काम कर रही होती थी हर दिन, तो ये भी एक बात हम लोग फीलिंग से कंपेयर कर सकते हैं कि शी इज हार्ड वर्किंग। खैर, फिर उसको रियलाइज होता है वहां पे कि मुझे एक मैजिक ट्रांस आ जाता है। ट्रांस मतलब कि एक पोजीशन में आ जाता हूँ मैं, आई एम रियली, एक मैजिकल फीलिंग होती है जब मैं खाना बना रहा हूँ व्हेन आई एम कुकिंग। तो अब हमें नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन पैराग्राफ 5। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट पार्ट, यहाँ पे है ये। इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट में आपको एक फीलिंग बतानी होती है और इस एक फीलिंग की दो डिटेल्स बतानी होती हैं। एक फीलिंग एक लाइन की एक वर्ड में लिखेंगे आप, ठीक है ना। उसके अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे, आपने तीन तीन फीलिंग्स नहीं लिख के आनी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक फीलिंग लिखनी है और उसकी दो डिटेल्स लिखनी है, सिर्फ ऐसी फीलिंग लिख सकते हैं इसकी दो डिटेल्स मौजूद हो, ठीक है ना। रेमिनिसिंग मतलब थिंक अबाउट द पास्ट। सवाल क्या है मेरा बेटा, सवाल पढ़े सब बच्चे को मैंने समझाना चाहिए, सवाल का क्या मतलब समझ आ रहा है आपको, व्हाट्स द क्वेश्चन आस्किंग यू, क्या सवाल का मतलब है। बिल्कुल भी नहीं दे सकते मेरा बेटा, सवाल में बोला है एक फीलिंग देनी है, वन फील, अच्छा आप लास्ट पार्ट के लिए बोल रहे हो रैन बेटा, हाँ लास्ट पार्ट में दे सकते हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, वो किस बात की फीलिंग पूछ रहे हैं। उसको इस शैंटी मतलब स्मॉल टाउन, शैंटी मतलब छोटा बेकार सा, शैंटी लाइक अच्छा नहीं, मतलब नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली स्मॉल के लिए वर्ड यूज होता है शैंटी का, यू नो शैंटी हाउस। तो बोल रहा है कि उसके क्या फीलिंग्स अबाउट लिविंग इन द शैंटी टाउन आउटसाइड द फैमिली कंपाउंड। उसको यहाँ पे मतलब गरीब जगह पे रहने के बारे में उसको क्या फीलिंग थी, डिड ही लाइक इट, डिड ही नॉट लाइक इट, क्या उसको लगता था, उसको कैसी लगती थी ये जगह। तो आप यहाँ पे अगर स्टोरी में पढ़े तो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ 5 के अंदर बता दें, इफ यू स्टेप्ड आउट ऑफ द इमीडिएट सेफ्टी ऑफ आर फैमिली कंपाउंड, फैमिली कंपाउंड मतलब उनका घर, बोले अगर आप इस घर के बाहर निकलेंगे तो you entered a shanty town. But on the other side of us was a different India, towering above cranes and newly built high-rise apartments. तो वैसे तो shanty means poor, but यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई
एक दूसरी साइड पे इंडिया के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े अपार्टमेंट से, और वो बिल्कुल ऑपोजिट था, कॉन्ट्रास्ट मतलब ये वाली बिल्डिंग्स बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट थी टू आर शैंटी टाउन। इनका नोटोरियस मतलब इनफेमस मतलब कि नोटोरियस मतलब टू हैव बैड फेम, किसी नेगेटिव बात के लिए फेमस होना। तो बोले कि हमारा शैंटी टाउन बिल्कुल नोटोरियस था, वो नेगेटिव बातों के लिए फेमस था। क्या नेगेटिव बातें थी वहां पे? वहां पे ये था मेरा बेटा कि भाई आ, यहाँ पे ओवरऑल एक तो वो बोल रहा है कि भाई द सी ऑफ रूफ स्क्रैप्स atop द शैक्स ऑफ द नोटोरियस शैंटी टाउन। शैक कहते हैं छोटे छोटे घरों को। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मतलब यहाँ पे दो बातें बोली हैं। पहले वो बोल रहा है कि हमारे सेफ्टी कंपाउंड के बाहर अगर आप जाओगे तो सेफ्टी नहीं थी, तो अगर हमारे फैमिली कंपाउंड के बाहर जाओगे तो सेफ जगह नहीं है। तो हमें पता लग रहा है कि उसको पसंद नहीं है जगह। आपको क्या लग रहा है? वो बोल रहा है कि भाई दूसरे साइड ऑफ इंडिया इतना अच्छा था और ये शैंटी टाउन बेकार था। ये उसको बोल रहा है कि ऑपोजिट है टू द गुड साइड ऑफ इंडिया। अगर साइड ऑफ इंडिया गुड है और ये उसके ऑपोजिट है तो ये ऑटोमेटिकली बैड साइड ऑफ इंडिया है, मतलब कि एक बुरी जगह है। एक उसने बोला कि अनसेफ है। फिर वो यहाँ पे बोलते हैं नोटोरियस वर्ड का मतलब ही है कि समथिंग दैट हैज अ बैड रेपुटेशन, मतलब वो बुरी वजह से फेमस है। अगर बैड रेपुटेशन है तो वो बुरी जगह है। फिर से ये हो गया। फिर वो बोल रहा है कि भाई रूफ स्क्रैप्स ऑफ द शैक्स, स्क्रैप कहते हैं समझ लो आप उसको कि बेसिकली लेफ्ट ओवर्स को। अब इसे तो काटो, पेपर को काटो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं ना, कचरे को कहते हैं बेसिकली। तो वो बोले कि जो देयर वाज अ सी ऑफ रूफ स्क्रैप्स, मतलब रैंडम कचरा पड़ा होता रहा हर वक्त, रूफ्स के ऊपर रैंडम सामान पड़ा होता रहा और रैंडम बड़ी बड़ी रूफ्स हैं। तो ये भी, ये तीनों बात अगर आप गौर से पढ़े तो ये क्या बता रही है कि उसको ये टाउन, अपना टाउन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उसको, या अच्छा नहीं लगता? डज ही थिंक इट्स अ गुड नाइस सेफ प्लेस टू लिव या नहीं? लेकिन नेगेटिव फीलिंग है पॉजिटिव फीलिंग है? नेगेटिव फीलिंग है, 100% नेगेटिव फीलिंग है। अगर हम लोग अपनी लिस्ट में चले जाएं तो इनमें से आई थिंक कि भाई यू कुड से कि ही डिसलाइक द टाउन, ही वाज डिसलाइक द टाउन हो सकता है, ही वाज स्केयर्ड ऑफ द प्लेस बिकॉज अनसेफ है, या ही थॉट इट वाज डेंजरस, या ही थॉट he was nervous about living there, there was a sense of nervousness that came with living in the town, उसको टाउन नहीं पसंद था। ठीक है, तो आई थिंक इनमें से कुछ भी हो सकता है, scared, nervous, disliked it, he was uncomfortable, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अनसेफ कोई फीलिंग टेक्निकली नहीं है। सेल्फ डाउट नहीं हो सकता ना बेटा। सेल्फ डाउट होता है कि आप में कोई शॉर्ट कमिंग हो। सेल्फ डाउट आपका मसला होता है कोई, आपका कोई मसला नहीं है इसमें। इरिटेटेड भी नहीं हो सकता, वो इरिटेटेड नहीं, वो डरा हुआ है, उसको डाउन अनसेफ लगता है। मेरा बेटा अनकंफर्टेबल सही है साइन बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से पढ़ रहे हो अभी? कहाँ लिखे कॉम्प्लेक्सिटी का वर्ड? कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स डिफिकल्ट, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ लिखा हुआ है? और आप लोग बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हो, तो हॉरिबल भी गलत है। सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी गलत वर्ड है, इंफीरियर भी गलत वर्ड है यहाँ पे, हेजिटेंट भी गलत वर्ड है यहाँ पे। सिर्फ कोई ऐसी बात हो सकती है, आप अगर आगे पढ़ लें तो सिर्फ ये बोला हुआ है मेरा बेटा कि उसको टाउन पसंद नहीं है। तो यहाँ तो पढ़ सकते हो कि ही डिसलाइक्ड इट, या ही वॉज स्केयर्ड ऑफ लिविंग देयर, या आप लिख सकते हो कि भाई ही वॉज नर्वस अबाउट लिविंग देयर, ही वॉज अनकंफर्टेबल। ऐसी कोई बात करनी है। इरिटेट थोड़ी हो रहा है, वो उसको अनसेफ लग रही है जगह। इंफीरियर है बट यहाँ पे वो इंफीरियोरिटी की बात नहीं कर रहा, बोले कि वो जगह बुरी है। इंफीरियर या सेल्फ डाउट आपकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, इनसिक्योर आपका पर्सनल मसला होता है। उसने थोड़ी उसका उसका उसने थोड़ी बनाया टाउन। ठीक है, टाउन उसने नहीं बनाया। इनसिक्योर, सेल्फ डाउट, ये सेल्फ कॉन्शियस मीन्स आप में कोई मसला हो। अगर वो खुद डम होता है, उसने घर बनाया होता तो वो बोलता टाउन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इनमें से कोई होगी। और इसी डिटेल में हो सकता है कि भाई नोटोरियस, द टाउन वाज नोटोरियस, या द टाउन वाज अनसेफ वाली जो बात लिखी हुई थी। अनसेफ वाली बात क्या थी? अनसेफ वाली बात ये थी कि आउटसाइड द इमीडिएट सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली कंपाउंड। अगर अभी दो सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर से आया बेटा अप्रेहेंसिव वगैरह बता के मुश्किल वर्ड है, आपने मुश्किल वर्ड नहीं लिख के आना।
वो सिक्योरिटी वाला इनसिक्योर है मेरे बेटा, दूसरा वाला नहीं, कि इट वॉज नॉट अ सिक्योर प्लेस। तो अगर आप नॉट सेफ लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, उसके लिए फिर यही डिटेल्स होंगी, नॉट सेफ भी हो सकता है एक्सेप्टेबल। नोटोरियस मीन्स समथिंग दैट हैज अ बैड रेपुटेशन, जैसे फेमस होता ना, फेमस है ये इंसान कि उसने कोई अच्छे काम कैसे फेमस है, फेमस बट फॉर अ बैड रेपुटेशन, फॉर समथिंग दैट यू डिड दैट वाज नेगेटिव, उसे कहते हैं नोटोरियस। कोई गलत काम करके फेमस होना, किसी बुरी वजह से फेमस होना, किसी नेगेटिव वजह से फेमस होना। फॉर एग्जाम्पल वो किलर है, तो वो नोटोरियस होगा, फेमस नहीं कहते हम। नोटोरियस मीन्स कि दे आर फेमस बट फॉर द बैड रीजंस, बट फॉर समथिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे अपने अनसेफ भी लिख सकते थे, तो वो भी ठीक होता। सेकंड वाला क्या समझाऊं मैं बेटा? सेकंड वाला क्या है यान? ये आपने अगर नॉट सेफ लिखा है तो ठीक है वो। इनसिक्योर अगर आप लिखते हो तो ये वो वाला इनसिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है नॉट सिक्योर वाला, की जगह सिक्योर नहीं थी। पूछ रहे हैं यान बेटा, मुझे समझ आप क्या पूछ रहे हैं? अलग नहीं, अगर आप अनसेफ भी फीलिंग लिखेंगे तो डिटेल तो ये यही होंगी दोनों, कि वो जगह सेफ नहीं थी इसलिए वो पसंद नहीं कर रहा उस जगह को। ही डिसलाइक्ड इट बिकॉज इट वाज नॉट अ सेफ प्लेस। या अगर आप ये रूफ स्क्रैप्स की बात भी लिख सकते हो, कि जगह जो थी वो की बहुत टूटी फूटी सी थी, इसलिए उसको रूफ स्क्रैप्स बोल रहा है। और क्या था आगे अगर पढ़े तो लिखा हुआ है, इट वॉज अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द हेजी एयर थिक विद द रोर ऑफ रूस्टर्स। तो ये भी एक बड़े, ये भी एक ज्यादा रीजन टू डिसलाइक इट, कि हर वक्त शोर होता था इस जगह पे। बट आई थिंक ये तो बहुत फार फेच्ड है, ऊपर वाले दो बेस्ट लग रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा, क्वेश्चन वन का, कि हसन्स फादर नोटिस द चेंज इन द टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। उसने लोगों के बिहेवियर में चेंज देखा। व्हाट वाज द चेंज? लोगों में, बिहेवियर में नहीं, लोगों में क्या चेंज हो रहा है? पहले अलग टाइप के लोग रहते थे यहाँ पे, अब अलग टाइप के लोग रह रहे हैं। तो अब कौन सा अलग टाइप के लोग रह रहे हैं इस टाउन के अंदर? तो यहाँ पे आप और से पढ़ो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेरा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है कि द एफ्लुएंट सीम टू सडनली स्प्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना? अफ्लुएंट मेरा बेटा कहते हैं अमीर लोगों को बेसिकली। एफ्लुएंट मींस ऐसे लोग जो कि अमीर हों। एफ्लुएंट कहते हैं वेल्थ को, एफ्लुएंसी होता है वेल्थ। तो एफ्लुएंट वो लोग हैं हु आर वेल्दी, जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, रिच होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, बस अबंडेंस होती है रिसोर्सेज की, सब कुछ होता है इनके पास। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अफ्लुएंट सीम्ड टू, एकदम से यहाँ पे रिच लोग आके रहने लग गए, अफ्लुएंट पीपल स्टार्टेड लिविंग हियर। माय फादर टॉक्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स, मिलियनेयर्स keen to outplay potential competition, competitors father moved fast। तो उसके अबू ने क्या नोटिस किया? उसके अबू ने नोटिस किया कि भाई किस टाइप के लोग आने लग गए, अफ्लुएंट पीपल had started moving here। आप कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे तो फुल मार्क मिलेंगे, क्योंकि व्हाट लिखा हुआ है। अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना तो आप लिख सकते हो मिलियनर्स वर मूविंग हियर, वो भी ठीक है, मिलियनर्स भी यहाँ लिखा है वर्ड। द रिच पीपल स्टार्ट मूविंग हियर, एफ्लुएंट लिख दो, मिलियनर्स लिख दो। ठीक है मेरा बेटा, हो रहा है रिच अनसेफ वर्ड फिट मेरा बेटा। टाउन वॉज नोटोरियस मतलब बुरी रेपुटेशन थी उसकी, कि मतलब वहां पे खराब चीजें होती थी दयान। और ये इसका लिटरली मतलब है कि अगर आप उसकी फैमिली कंपाउंड से बाहर आते थे तो सेफ्टी नहीं थी। सेकंड सेंटेंस का मतलब है द टाउन वॉज आउटसाइड द इमीडिएट सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली कंपाउंड। कि वो बोले मेरा फैमिली कंपाउंड सेफ था और उसके बाहर की जगह अनसेफ थी, तो वो कह रहे टाउन अनसेफ था, तो वो नॉट सेफ अनकंफर्टेबल में लिफिट हो रहा है। जो पहला सेंटेंस है, टाउन वॉज नोटोरियस, नोटोरियस मीन समथिंग दैट हैज अ बैड रेपुटेशन, ऐसी जगह जहाँ पे बुरे काम होते हो, गलत चीजें होती हो। तो ये दोनों नॉट सेफ में फिट हो रहे हैं। फिर आता है व्हाट डिड हसन्स फादर डिसाइड टू डू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज। अभी आप लोगों ने बताया कि वो लोग आ रहे थे, तो उसने क्या किया कि मैं क्या करूं। अब पढ़ लेते हैं स्टोरी में उसने क्या चेंज किया। उसने कहा उसके अब्बू ने कि भाई आर कोजी रेस्टोरेंट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द 365 सीट फैबुलस नाइस रेस्टोरेंट। उन्होंने एकदम से अपने रेस्टोरेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, टू मेक श्योर कि दे फॉट द कंपटीशन वेल। तो किया क्या, दे ट्रांसफॉर्म द रेस्टोरेंट, उन्होंने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चेंज कर दिया, अपग्रेड कर दिया, फैंसी बना दिया। तो आपने क्या लिखा कि भाई ही ट्रांसफॉर्म हसन्स फादर। आपने कभी भी ही शी का क्या आंसर नहीं करना, लोगों का नाम लिखने हैं। आपका ये आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, यस इट ऑल्टर्ड द रेस्टोरेंट। अब हमें यहाँ पे अम्मी के बारे में ओपिनियंस निकालने हैं। हम लोग ऑलरेडी कुछ पार्ट्स अंडरलाइन कर चुके हैं यहाँ पे मदर के बारे में। अब हम लोग इनको फीलिंग से मैच करने की कोशिश करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल पहली बात थी, माई मदर हैड अ रिमार्केबल टैलेंट, वो कह रहा है, सही है।
आई कैन नॉट गिव हर इनफ क्रेडिट फॉर व्हाट बिकेम ऑफ मी। तो उसके कोई भी इंप्रेशन या कोई भी जो अपनी अम्मी के बारे में फीलिंग करता हो, अगर वो अपनी अम्मी को क्रेडिट दे रहा है अपने सारे काम का, तो क्या है वो? आप बोल सकते हो इट्स अ फीलिंग ऑफ लव, इट्स अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन, वो पसंद करता है अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा, राइट? या आप इंप्रेशन अपने वर्ड में होता है, इंप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी बात आपने सही एक्सप्लेन करनी होगी, अगर फीलिंग लिखोगे तो लिस्ट में से होगी, इंप्रेशन खुद से हो सकता है। नहीं, इन्होंने ये नहीं बताना क्या ट्रांसफॉर्म किया, बस बोला क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया रेस्टोरेंट को, इतना काफी है 1 मार्क के लिए। ही इज प्राउड भी हो सकता है, ही इज प्राउड ऑफ हिज मदर बिकॉज ही सेइंग कि यार शी आई कैन नॉट गिव हर इनफ क्रेडिट। उसे यकीन, वो कह रहा है कि मैं इनको आई कैन नॉट डू जस्टिस टू व्हाट शी हैज डन। आप बोल सकते हो एट फर्स्ट, आप ऐसे लंबा नहीं करोगे, बस लिखोगे एट फर्स्ट हसन फेल्ट प्राउड। वो बोला कि उनका रिमार्केबल टैलेंट था, लिखोगे विच इज शोन बाय शी हैड अ रिमार्केबल टैलेंट। ठीक है। सेकेंडली मेरा बेटा, आप नेक्स्ट बात क्या है वहां पे बोलता है, फिर वो बोलता है कि भाई शी पोजेस दैट कैपेसिटी ऑफ अ प्रोफेशनल शेफ। वो बोल रहा है कि बिल्कुल वो प्रोफेशनल शेफ की तरह काम करती है, शी वाज रियली गुड एट व्हाट शी डिड। तो क्या वो यकीन करता होगा कि भाई शी वाज गुड एट हर जॉब, शी वर्क्स हार्ड, शी इज स्किल्ड, ठीक है ना? तो इनमें से कोई बात सकती है कि वो बहुत लुक अप करता है टू हर, शी वाज अ रोल मॉडल टू हिम। ठीक है कि वो प्रोफेशनल शेफ की तरह थी वो। तो आप बोल सकते हो सेकेंडली हसन, अगर आप इंप्रेशन लिखोगे तो थॉट करके लिखोगे वरना फीलिंग। तो हसन थॉट शी वर्क्स हार्ड, हसन थॉट शी वाज हार्ड वर्किंग। क्या डिटेल है इसकी विच शोन बाय, हमने क्या पढ़ा है अभी? शी हैड द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ अ प्रोफेशनल शेफ। ठीक है ना, शी हैड द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोफेशनल शेफ। आप डिटेल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लास्टली में बेटा, मैं और क्या बात निकली यहाँ पे, नेक्स्ट था कि भाई आई वुड एवरी वीक आई वुड फाइंड, क्या था, एवरी डे आई वुड फाइंड हर वर्किंग इन द हीट ऑफ द आफ्टरनून। और इतनी मुश्किल में भी वो वर्क कर रही हैं। ठीक है। तो एक तो ये बात है। उसके अलावा अगर आप आगे जाके पढ़े ना, ये तो हार्ड वर्किंग वाली बात होगी, लेकिन ये सेम बात है। आगे जाके उसकी अम्मी का बाद में कहाँ जिक्र हो रहा है? बाद में उसका जिक्र हो रहा है, मदर का वर्ड लिखा होगा आई गेस। ये क्या लिखा है भाई कि उसकी अम्मी ऑलवेज रेडी टू काम फादर डाउन। उसके अब्बू बहुत अलग बोलते थे हमेशा, वाई आर यू सो स्लो, बट उसकी अम्मी वॉज ऑलवेज रेडी टू काम हिज फादर डाउन। तो क्या बोलते थे, शी वॉज द व्हाट वुड यू कॉल इट, शी वॉज द सेंसिबल वन। ठीक है ना? या शी वॉज द, या शी वॉज द सेंसिबल वन, शी वॉज द कूल वन, शी वॉज द पीस मेकर। ठीक है। हम लोग वो ये जैसे हार्ड वर्क नहीं लिख रहे बिकॉज वो सेम हो जाएंगी ना, हमें तीन अलग अलग लिखनी है, तो हम हार्ड वर्क नहीं लिख रहे बिकॉज वो बिल्कुल सेम हो गई हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये काम भाई लिख सकते हो आप, या फिर आप बीच में लिख सकते हो कि ग्रेटफुल वाली फीलिंग में लिख सकते हो बाद में आप पढ़ो तो बोल रहा है कि भाई उसकी वजह से अपने अम्मी को क्रेडिट दे रहे हैं ना हर चीज का, तो आप बीच में ग्रेटफुल या लव की फीलिंग भी डाल सकते हैं, उसकी बहुत सारी डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो शी वॉज काम, शी वॉज द सेंसिबल वन। ऐसी बहुत सारी ऑप्शन होती है, एटलीस्ट को मार्क्स में ना 10 ऑप्शन होती हैं। इस सवाल में तो प्रीटी मच आप जो भी आंसर बोल रहे हो तकरीबन सारे सही होते हैं। अडोर्ड हिज मदर, सब सही होंगे as long as आपकी डिटेल सही है। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता कुछ भी। हाँ, इन तो विच इज शोन बाय ही शी वाज ऑलरेडी। इस सवाल में ज्यादा कोई बच्चा मैसअप नहीं कर रहा होता, सभी कर लेते हैं। ऐसा आपने कर लिया यहाँ पार्ट, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन 2 पे आते हैं जो कि थोड़ा मुश्किल पार्ट है। क्वेश्चन 2 हमारा क्वेश्चन 2 है, यूज ऑफ लैंग्वेज है, सारे के सारे पार्ट हो सकते हैं ना बेटा। रयान, हार्ड वर्किंग बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, आप उसको ग्रेटफुल कर सकते हो तीसरे वाले को, क्योंकि वो बिल्कुल सारी सिमिलर हो रही हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज है, सारे पार्ट्स में वोकैबलरी यूज करनी है। आप किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई भी टेक्स्ट की वर्डिंग यूज नहीं कर सकते, आपको सब के सब में अपनी वर्डिंग में आंसर करना है। ठीक है ना, टेक्स्ट को समझ के।
ठीक है, अगर आपकी तीनों डिटेल्स अलग हैं तो। ठीक है ना बेटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है इसमें, आप लिख सकते हो ग्रेटफुल, ही वॉज ग्रेटफुल टू हर। ठीक है ना। या ही फेल्ट दैट शी वाज हार्ड वर्किंग, मतलब बाद में मैंने मार्किंग से देखेंगे तो आई थिंक सारी होंगी, और भी बहुत सारी होती हैं। ही अडोर्ड हर हिज मदर, लव्ड हिज मदर। बहुत सारी कोई ऑप्शन होती है, 10 ऑप्शन होती है कोई। यस, लव्ड हिज मदर हो सकता है बिल्कुल। जैसे बेटा अब्दुल करीम, तीन ही करने होते हैं फ्रेज, तीन ही फ्रेज करने होते हैं, और तीन अलग अलग फीलिंग्स करनी होती हैं। तीन से वन, फ्रेज नंबर वन है, फ्रेज नंबर टू है, फ्रेज नंबर थ्री है। तो आपको तीन ही फ्रेज करने हैं और तीन अलग अलग डिटेल्स करनी है। कोई भी डिटेल प्रीवियस पार्ट सेम नहीं हो सकती। कोई भी डिटेल में आपस में सिनोनिम नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि आप लिखो नर्वस और एंशियस, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई डिटेल आपस में सेम नहीं हो सकती, आपस में। और कोई डिटेल पिछले पार्ट से सेम नहीं हो सकती। जैसे आपने पिछले पार्ट में लिख दिया था ना कि कोई डिटेल आप ऑलरेडी लिख के अगर आ गए तो सेम नहीं लिख सकते दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन टू पे हम मूव ऑन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन टू इज यूज ऑफ लैंग्वेज। ही प्रेज हर डिटर्मिनेशन होगा ना बेटा, कि आपने पूछा है हसन अपने अम्मी के बारे में क्या फील करता है। हाँ ठीक है बेटा। तो ही एडमायर्ड हर, बेसिकली ना, एडमायर्ड सही है। अब आपसे बोला है बेटा कि पहला पार्ट है सजेशन वाला। सजेशन वाले में आपने ये नहीं बताना कि स्टोरी में हो क्या रहा है, आपने बताना है कि किस टाइप की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेंट एन ओवर साइज स्टोन फाउंटेन। जब वो रेस्टोरेंट को डेकोरेट करते तब का बता रहा है। एक बड़ी सी स्टोन फाउंटेन लगा दी। एक उन्हें बड़ा सा डाइनिंग रूम में उसके अब्बू ने ग्लिटर बॉल लगा दी। एक बड़ी सी फाउंटेन लगा दी, एक बड़ा सा ग्लिटर बॉल लगा दिया, और एक टाइनी डांस फ्लोर लगा दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, कि किस टाइप के चेंजेस होते हैं रेस्टोरेंट में। आपने चेंजेस नहीं बताने क्या हुए थे, चेंजेस पता है क्या हुए थे। अब आपका सिर्फ ये सवाल वोकैबुलरी का होता है। तो यू वांट टू, जब भी सजेशन का सवाल होगा, सजेशन का सवाल में क्या करना है बेटा, आपको एक एडजेक्टिव देना है कि कैसी सिचुएशन थी, एक एडजेक्टिव में बताएं। जो रिजल्ट वाला काम करते हैं ना, मैं रिजल्ट वाला अभी हम लोग करेंगे राइटर्स इफेक्ट में, आपको वैसा एक एडजेक्टिव देना है। ठीक है ना। आपने आपको खुद सोचो, बोलने की बड़ी बड़ी सी फाउंटेन लगा दी, बड़ी सी ग्लिटर बॉल लगा दी, एक टाइनी डांस फ्लोर बना दिया। तो मुझे बताओ कि वो क्या, एक तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा कर रहा है, बट उसने क्या बोला है थोड़े से कि नेगेटिव सेंस में जा रहा है ना, जैसे हम कहते हैं असराफ, ये थोड़ा एक्सट्रावेगेंस में जा रहा है ना, ये सिंपल तो नहीं है। अगर उन्हें थोड़ी मोड़ी लागत में कहते सिंपल डेकोरेशन थी, बट ये क्या बोली जा सकती है, दे वर टू मच, दे वर शोई, शोई कहते हैं उसको शो ऑफ करने के लिए, या दे वर टू फैंसी, दे वर एक्सट्रावेगेंट। आपके सजेशन वाले सवाल में आपको सिर्फ एक मार्क लिख में एक एडजेक्टिव लिखना होता है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी लिखनी होती है। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता ना बेटा, प्राउडी कुछ नहीं होता। आपने एक एडजेक्टिव लिखना होता है। आप लिख सकते हो भाई फैंसी थी, आप लिख सकते हो शो, एक वर्ड होता है प्रॉपर इंग्लिश में, इसलिए मैं बता रही हूँ। या आप बोल सकते हो दे वर एक्सट्रावेगेंट, वो बहुत ज्यादा उन्हें भर दिया था रेस्टोरेंट को। आपको बस हमेशा सजेशन वाले सवाल में एक रिजल्ट बताना होगा, पर एडजेक्टिव में। ये मॉडर्नाइज नहीं है मेरा बेटा। बड़ी सी आप ये मॉडर्नाइज कैसे हो गया। ये हमें हमें आप लोग उसमें कैच करना कि एक नेगेटिव बात है, मतलब नेगेटिव सेंस में बोला कि अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा भर दिया था उन्होंने, अच्छा नहीं लग रहा था वो। एडजेक्टिव होता है ना बेटा, क्वालिटी को कहते हैं, कोई किसी की तारीफ, या तारीफ या बुराई। जैसे वर्ब होता है ना कोई एक्शन, टू डू समथिंग, तो एडजेक्टिव होता है कोई क्वालिटी। तो टू बी एक्सट्रावेगेंट एक क्वालिटी है। आप बोल सकते हो दे वर एक्सेसिव, दे वर टू मच। हमें इसको बताना था कि नेगेटिव से था, मतलब बहुत ज्यादा था। हमें इनमें से कोई बात नहीं थी कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर दी थी उन्होंने। वो बोला था कि किस टाइप के चेंजेस है, बहुत ज्यादा एक्सट्रावेगेंट से चेंजेस है। आपको एडजेक्टिव लिखना होगा, वन सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे, आप बोलोगे दे वर टू फैंसी। हमेशा सजेशन वाले सवाल में एक मार्क के लिए एक एडजेक्टिव ऐसे बताना होगा। व्हाट डज राइटर वांट टू सजेस्ट टू द रीडर, एक एडजेक्टिव में बताएं क्या रिजल्ट है। अब ये सवाल हमेशा आता है, सवाल होता है टू वर्ड्स कंपैरिजन। आपको दोनों वर्ड में फर्क बताना है। ठीक है, फर्क बताना है। यहाँ सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है बिफोर स्मदरिंग देम विद मल्टीट्यूड्स ऑफ साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ फिल्म स्टार्स। वो वॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, वॉल में उनने, कवर का मतलब क्या होता है, लगाना। स्मदरिंग मतलब भर देना। स्मदरिंग किसी चीज को बिल्कुल मल देना, भर देना, टू कंप्लीटली फिल इट। तो इन दोनों में आपने एक मार्क के लिए डिफरेंस बताना होता है, और आपने बताना होता है उसका रिजल्ट। इवन तो वन मार्क का आंसर है, तभी 2 मार्क के लिए, 2 मार्क, 1 मार्क का सवाल है तभी 2 लाइन में आंसर करोगे। तो डिफरेंस क्या है दोनों वर्ड्स में, आप लिखोगे जो सेंटेंस में वर्ड की, मतलब लिखोगे स्मदरिंग टेल्स अस
क्या फर्क है स्मदर और कवर करने में? स्मदरिंग टेल्स अस दैट द वॉल वाज कंप्लीटली कवर्ड, दैट इट वाज completely filled, completely covered. I think is best. It was fully covered with photographs. आपने डिफरेंस बताया पहले कि स्मदरिंग से क्या पता लग रहा है कि फुली कवर हुआ हुआ था, और कवर का मतलब फुली कवर्ड लिख दो, या मतलब कंप्लीटली फिल्ड। कवर्ड कवर्ड मत लिखो, लिखा हुआ टेक्स्ट में सेम वर्ड नहीं लिखेंगे, फिल्ड लिख देते चलो। और उसका फिर उसका रिजल्ट क्या है? विच मीन्स देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट, विच मीन्स देयर वर टू मेनी फोटोग्राफ्स। ये दोनों वर्ड में डिफरेंस बताना है और उसका रिजल्ट बताना है कि उसमें पता क्या लग रहा है। एक तो क्या पूरी भर गई थी वॉल, और क्या बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स थी, देयर वाज नो स्पेस वगैरह। नहीं मेरा बेटा, इनहांस गलत वर्ड है, इनहांस पॉजिटिव वर्ड है। वो बोलना चाह रहा है कि बेकार करे था उन्होंने। फैंसी यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, फैंसी मतलब कि टू मच था। स्मीयर्ड बोल सकते हैं, पर वही बात है, मुश्किल इंग्लिश नहीं लिख के आनी है, सिंपल इंग्लिश में लिख के आना है, सिंपल इंग्लिश में। लाइवली एनर्जेटिक किस चीज के लिए सही है मेरा बेटा? पार्ट ए के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लाइवली कैसे हो सकता? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपसे पूछे डेकोरेशन कैसी है, डेकोरेशन लाइवली थोड़ी होती है। आपको पार्ट बी में मेरा बेटा जब भी पूछा होगा टू वर्ड्स कंपैरिजन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश, आपको उन दोनों में फर्क बताना होगा। किसी को स्मदर करने का मतलब होता है कि बिल्कुल उसको कवर कर देना, स्मदर्ड, ही स्मदर माय फेस, भर देना, कवर करना, भर देना को कहते हैं स्मदरिंग। तो फ्लैशी भी सही वर्ड था पार्ट ए के लिए। तो मेरा बेटा आपने यहाँ पे लिखना था उनका डिफरेंस। तो स्मदरिंग और कवर्ड में फर्क ये है कि स्मदरिंग मीन्स इट वाज completely filled. The wall was completely full of photographs. There are photographs everywhere. ये उसका रिजल्ट है। फिल्ड है, कवर में होता है कि लगा दी हल्की फुल्की, जैसे आपने एक दो फोटोग्राफ्स लगा दी, कवर कर दी वॉल को, वॉलपेपर लगा दिया। उन्होंने एक के ऊपर एक करके बहुत सारी लगा दी थी, तो कंप्लीटली फुल था। ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या कि बहुत सारी फोटोज थी वहां पे। फिर पार्ट सी है टू इम्प्रेशन वाला। टू इम्प्रेशन वाले में आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होंगी। देखो ये वाला इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपको कोई भी दो पार्ट लेने हैं, जैसे कि एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट है। जब भी कोई एक पंक्चुएशन से पहले तो एक पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है। आपने कोई भी दो पार्ट लेने जो आपको आसान लग रहे हैं इंग्लिश के अंदर। जो मुश्किल लग रहे हैं वो मत लीजिएगा, जो आसान लग रहे हैं उसे लीजिएगा। ठीक है ना? कोई भी दो पार्ट से मैं आपको दिखाई दूं सारे पार्ट कौन कौन से हैं। इनमें से आपने कोई से भी दो ले लिए जो आपको आसान लग रहे हैं, और फिर उनको आपने अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके एक एडजेक्टिव बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे आसान लग रहा है भाई, अ, ये वाला, क्रिएटिंग स्वीट स्मेलिंग स्कल्पचर्स ऑफ एक्सपेंसिव फ्रूट। अब मुझे आसान लग रहा है, क्या कहते हैं, पहला वाला। मुझे इस सेंटेंस में से इस सेंटेंस को अपने वर्ड में लिखना है, और उसके बारे में एक एडजेक्टिव बताना है। पूरे सेंटेंस को अपने वर्ड में लिखना है और एक एडजेक्टिव बताना है। वो बोल रहे हैं फ्रूटर्स सॉरी फ्रूटर्स डेलिकेटली बिल्ट पोमेग्रेनेट टावर्स। क्या किए क्या बोल रहा है कि भाई जो फ्रूट बनाने वाले लोग थे वो बहुत डेलिकेटली टावर्स बना रहे थे पोमेग्रेनेट पोमेग्रेनेट के। तो हम लोग डेलिकेट को अपने वर्ड में लिख देंगे, और वो अलग अलग शेप्स बना रहे थे। ठीक है ना? डेलिकेटली बिल्ट पोमेग्रेनेट टावर्स मतलब कि उनके अलग अलग शेप्स बना रहे थे। डेलिकेट को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर? व्हाट डज डेलिकेट मीन? डेलिकेटली कोई काम करना। डेलिकेटली मीन्स मतलब कि केयरफुली, विद अटेंशन। ठीक है ना? टेकिंग योर टाइम, विद केयर, केयरफुली डिटेल तरीके से कोई काम करना। तो आपने इसको लिखा, अपने वर्डिंग में मेरा बेटा लिख दिया आपने कि भाई द फ्रूटर्स केयरफुली मेड डिफरेंट शेप्स विद फ्रूट्स। पहले सेंटेंस आपको लिटिल इंटेंशनली नहीं मतलब होता है बेटा, इंटेंशनली नहीं मतलब होता। डेलिकेट का मतलब है आराम आराम से, केयरफुली। ठीक है ना? तो आपने बोल दिया इंटेंशनली मेड डिफरेंट शेप्स विद फ्रूट्स, और फिर आपने इस पूरे सेंटेंस अपने वर्ड में लिख दिया, इसके बारे में एक एडजेक्टिव दे दो कि भाई एडजेक्टिव क्या हो सकता है इसका, कि दे वर वेरी डिटेल्ड। ठीक है? क्योंकि मेरा बेटा आप अगर आप पढ़े ना, लिखा हुआ है कि पहले उन्हें पोमीग्रेनेट के टावर्स बनाए, लोटस के फ्लावर बनाए, और उनको वर्टिकली काटा। अलग अलग चीजों के अलग अलग शेप्स बना रहे थे वो। ठीक है? तो आपने पहले तो लिखा, फिर आपने उसके बारे में एक एडजेक्टिव लिख दिया कि भाई
इट वाज, आप इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई इट वाज वेरी, देयर वाज अटेंशन टू डिटेल, या देयर वाज, इसमें भी बोल सकते हैं दे वर फैंसी शेप्स, पर आपने अपने वर्ड में लिख दिया इनको। ठीक है, फिर आपने को अगला पार्ट पिक किया, द शेप्स वर वेरी फैंसी, या यहाँ आप बोल दो, आप तो केयर की बात कर दो, डेलिकेट की बात कर दो, तो मैं बोल दे भाई कि इट वाज डिटेल्ड, दे वर डिटेल्ड। अगला पार्ट हमने को और से पिक कर लिया, हमने पिक कर लिया लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला क्या है कि उनकी बहुत ही स्वीट स्मेलिंग, बहुत अच्छी स्मेल थी। अच्छी स्मेल को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? गुड, लाइक नाइस फ्रेग्रेंस, अरोमा। फ्रेग्रेंस बोलते हैं इसमें अच्छी स्मेल को, परफ्यूम, अरोमा कुछ भी बोल दोगे आप। अब बोलते दे हैड द शेप्स, दे हैड अ प्लेजेंट स्मेल, अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, अरोमा कुछ भी चलेगा, यहाँ पे एक लिख देना आप। और फिर इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दोगे। अगर वो बोल रहा है कि इतनी खूब अच्छी स्मेल थी और वो बहुत प्यारी सी एक्सपेंसिव फ्रूटी ग्लॉस थी, पॉलिश टू अ वैक्सी ग्लॉस। वैक्सी ग्लॉस मतलब कि बहुत शाइनी भी था। द शेप्स वर शाइनी, वैक्सी ग्लॉस क्या होती है? शाइनी चीज। द शेप्स वर शाइनी। आपने एक पहले सेंटेंस को एक्सप्लेन किया अपने वर्ड में, और फिर उसके बारे में एक एडजेक्टिव दे दिया। इसमें आपको 110% फुल मार्क मिलेंगे, एक मार्क एडजेक्टिव का भी मिल जाएगा और एक मार्क अपने वर्ड में लिखने का भी मिल जाएगा। मैं दोनों बात ऐसे लिखवाती हूँ कि जस्ट इन केस कोई गलत ना हो। वैसे तो अपने वर्ड में लिखने का भी आपको मार्क मिल जाएगा यहाँ पे, और एक मार्क आपको एडजेक्टिव का, मतलब आपने 4 बात लिख दी यहाँ पे। 2 पार्ट लिख, सेंट भी बोल सकते हैं ना बेटा, यस सेंट भी बिल्कुल सही वर्ड है। आपने पहले सेंटेंस को अपने वर्ड में लिखा, जो भी समझ आ रहा था आपको, ठीक है, कोई भी अपने वर्ड में लिखा, और फिर उसके बारे में एक एडजेक्टिव दे दिया, दैट्स इट। फिर लास्ट पढ़ा था राइटर्स इफेक्ट वाला। राइटर्स इफेक्ट वाले को हमेशा 3 स्टेप्स में आंसर करोगे, 1 2 3। सबसे पहले आप उस वर्ड जो भी होगा ना उठा के, उसको आप उसका सिनोनिम लिख देंगे। आप उस पूरे सेंटेंस को, वर्ड को लिटरल मीनिंग करके अपने वर्ड में लिखेंगे। फिर आप उसकी एसोसिएशन करेंगे, और फिर आपका फिर से उसका एक रिजल्ट बताएंगे इन एडजेक्टिव फॉर्म। अगर आपको एसोसिएशन नहीं आ रही तो आप एक फीलिंग भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई बापू सैट ऑपोजिट देम इन अ स्टिफ बैक चेयर, उनको सीधा बैठा हुआ है उनके ऑपोजिट, nervously stroking his beard like in a court of law, nervously stroking his beard। तो मेरा बेटा, लाइक इन अ कोर्ट ऑफ लॉ का क्या मतलब है? आप कोर्ट ऑफ लॉ में लिटरल मीनिंग क्या है इस बात का? कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्या करते हो? कोर्ट ऑफ लॉ में होने का मतलब होता है कि यू आर अंडर ट्रायल, यू आर बीइंग जज्ड, यू आर बीइंग convicted of a crime, you are being accused of a crime। कोर्ट ना, टू बी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स कि आपको किसी चीज के लिए पनिश किया जा रहा है, आपको ट्रायल पे रखा जा रहा है, कि आपको बोला जा रहा है कि आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया है। तो लाइक इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स कि भाई यू आर बीइंग पनिश नहीं, यू आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। आपको बोलने कि आपने कोई नुकसान, गुनाह कर दिया, आपने कोई मसला कर दिया है, अभी आपको पकड़ा नहीं है, वो बोले आपने किया है काम, इसलिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में हो। अब अगर आप सोचो, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में हो अपनी इसमें से, तो क्या फीलिंग होगी भाई? ये कैसी अच्छी कोई फीलिंग होगी या बुरी? कोई वरी टेंस ये फीलिंग होगी, अफ्रेड, वरी, टेंस, इनमें से कोई बात होगी, जाहिर सी बात है। कोर्ट ऑफ लॉ में आप कोई खुश तो नहीं, हैप्पी तो नहीं होगे, इन्हीं में से कोई होगी ना। कि आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में, तो भाई आप बोलोगे, क्या पता लग रहा है? बापू वाज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, फिर हमने लिख दिया ही फेल्ट वरीड। अगर आपको एसोसिएशन नहीं आ रही, वरना एसोसिएशन क्या होगी कोर्ट ऑफ लॉ की? ऑब्वियसली एसोसिएशन होगी विद पनिशमेंट, विद क्राइम, क्राइम लिख चुके हैं ऑलरेडी। हमने लिखा ही फेल्ट वरीड, और रिजल्ट में क्या होगा? इट वाज अ डैश सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है बेटा? अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में बैठे हुए हो तो, अगर इसका हमें एक एडजेक्टिव देना है, अफ्रेड भी हो सकता है, अफ्रेड भी हो सकता है, अगर अपना एडजेक्टिव देना है, इट वाज अ टेंस सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशन, स्केरी सिचुएशन, सीरियस इंटेंस सिचुएशन, कोई बड़ी बात हो रही है, इट वाज अ बिग डील। आपने पहले सेंटेंस को अपने वर्ड में लिखा, उसके बारे में कोई फीलिंग दी, फिर उसके बारे में एक एडजेक्टिव दिया। एडजेक्टिव पूरे क्वेश्चन 2 में बार बार यूज होगा। एडजेक्टिव मतलब रिजल्ट बताना है, कैसी सिचुएशन थी, बोले ना कि सिचुएशन कैसी थी, पूछा हुआ है व्हाट इज द राइट सजेस्ट अबाउट द सिचुएशन, सिचुएशन वाज सीरियस। लास्ट पार्ट में ना बेटा, आप सवाल और से पढ़ लिया करें। सवाल में पूछा हुआ है कि भाई राइटर ने लैंग्वेज इफेक्टिवली यूज की है क्यों? टू कन्वे हिज ओपिनियन ऑफ द चिकन डिश। अब आपने से ऐसा कोई पार्ट है जिसमें चिकन डिश की बात हो रही हो, सवाल पढ़ लिया करें, कोई भी सेंटेंस उठा के नहीं लिख सकते, चिकन डिश की बात करनी होगी।
ना बेटा अब्दुल करीम, हम लोग इसलिए जो कम्युनिटी में ना रोज वोकैबुलरी वर्ड्स दे रहे हैं, वो सारे वोकैबुलरी वर्ड्स रिपीटेड हैं। सारे जो पिछले पूरे 2 साल में आए ना अभी तक, सारे के सारे उस पीडीएफ में से हैं। जो सारे रेड में आए, स्क्वायरमिंग आ चुका है, मास आ चुका है, मटेरियलाइज आ चुका है, सारे लिस्ट में से। तो इसलिए है कि आप वो लिस्ट थोड़ी सी याद करें, और यूजुअली वर्ड थोड़ा आसान होता है। अगर आपको वर्ड नहीं आता तो फिर आप फीलिंग और रिजल्ट करके भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको 2। अब हम लोग करते हैं ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट। हमें सिर्फ चिकन डिश वाली बात करनी है। तो चिकन डिश के बारे में क्या क्या बोला हुआ है भाई? द ऑफेंडिंग आइटम स्टूड बिटवीन देम। तो वो चिकन डिश को ऑफेंडिंग आइटम कह रहे हैं, मतलब बुरा, उन्हें पसंद नहीं है चिकन डिश। फिर चिकन डिश के बारे में डिस्क्राइब करते हुए क्या बोला हुआ है? ये चिकन डिश को डिस्क्राइब करता पार्ट नहीं है, ये तो उसको बता रहा चिकन डिश क्या थी। कॉपर पोल ऑफ चिकन मसाला, ये नहीं है। कभी भी एम डैश वाली बात नहीं होगी, मैंने पहले बताया था, एम डैश वाली बात एक्सप्लेनेशन होती है। आगे लिखा हुआ है ड्रॉन बाय इट्स फायरी फ्यूम्स, हाँ ये हो सकता है एक सेंटेंस। आई रीच ओवर, ये तो नहीं है, वो तो अपना बता रहेगा रीच ओवर। चिकन डिश को तो डिस्क्राइब कर रहा है वो, चिकन डिश को कहाँ डिस्क्राइब कर रहा है? ये रिच रस्टिक सॉस थी उसकी, ये चिकन डिश को डिस्क्राइब कर रहा है। सक देम ग्रीडीली भी कुछ नहीं है, क्योंकि सक देम ग्रीडीली इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पता लग रहा है कि उसे चिकन डिश पसंद आई, इसलिए उसने एकदम से खा ली सारी। तो ये भी एक पार्ट हो सकता था यहाँ पे आंसर के तौर पे। वरना मेरे बेटा आगे लिखा था ग्लोपी मसाला ट्रिकल्ड स्लोली डाउन माय थ्रोट। ये पूरा एक पार्ट है, क्योंकि ये एक पंक्चुएशन के अंदर है। कॉमा से पहले ना पूरा, तो ये पूरा एक पार्ट है। फिर आगे लिखा हैवी ऑयली पेस्ट ऑफ रेड चिली, तो ये भी पूरा एक पार्ट है। ये सारे अलग पार्ट्स हैं, इनमें से आपको कोई एक डिस्क्राइब करना है। इसके आगे आई थिंक only 3 orders last week. We fix it now and I drop it from the menu. Father yelled. He spooned a slop of the sauce onto a plate. ये भी हो सकता है आई थिंक, बट इन 6 में से हमने कोई एक ले लेना है, उसको डिस्क्राइब करना है। सबसे आसान जो आपको लग रहा है वो डिस्क्राइब करें। मुझे सबसे आसान मुझे लग रहा है सक्ड देम ग्रीडीली। क्योंकि इस सवाल में भी मुझे क्या ही करना है, सवाल मुझे सबसे पहले करना है, सबसे पहले मुझे लिटरल मीनिंग करना है। मुझे सेंटेंस को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। तो मैं इसको आराम से कर देती हूँ सक्ड देम ग्रीडीली को। सक्ड देम ग्रीडीली मतलब कि ही एट इट क्विकली, राइट? ही एट इट इंस्टेंटली, फौरन से खा रहा है। ही एट इट, ही वांटेड इट ऑल टू हिमसेल्फ। रीड क्या होती है? खुद खा ले सब कुछ। तो आपने सबसे पहले लिख दिया लिटरल मीनिंग कि भाई हसन, नाम लेके लिखेंगे द राइटर या हसन एट इट इंस्टेंटली, ही वांटेड इट ऑल टू हिमसेल्फ। फिर आपने सी फीलिंग बताई, उसको मजा आ रहा है ना खाने में, से वो एकदम से खा रहा है। ही लाइक्ड इट, ही इंजॉयड इट, फीलिंग बता दी, ही लाइक्ड इट। फिर आपने लास्ट बार बताना होता है ना बेटा, लास्ट बात होता है उस जो चीज की बात हुई, किसकी बात हुई? चिकन डिश की। उस चीज के बारे में आपने बता दिया, फिर फीलिंग बता दी इंसान की। जो जो इंसान की बात हो रही है उसकी फीलिंग बताओगे, जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी उसके बारे में एक एडजेक्टिव बताओगे। तो भाई अगर इतनी जल्दी जल्दी वो खा रहे हैं तो चिकन डिश कैसी होगी? द डिश वाज टेस्टी, ही लाइक्ड इट, द डिश वाज टेस्टी, लिख दिया आपने। बस यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है, ही वांट्स टू ईट ऑल ऑफ इट। आपको मेरा बेटा कोई भी पार्ट लेना है, पार्ट कैसे लेंगे आप? उसको पसंद आ रही है ना, हसन को पसंद आ रही है, हसन को कैसे लगी है डिश, ये पूछा गया है। हसन को पसंद आ रही है डिश। मेरा बेटा मुस्तफा, आपको क्या करना है कि इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हाउ डू यू नो इट्स अ पार्ट? जो सेंटेंस में बात हुई ना, यहाँ पे चिकन डिश की बात हो रही है, आपको ऐसा पार्ट लेना इसमें चिकन डिश की बात हो रही हो, इसमें चिकन डिश को डिस्क्राइब किया हो। पहले ये चिकन डिश को डिस्क्राइब किया, बोला कि इट वॉज द ऑफेंडिंग आइटम। अगर आप ऑफेंडिंग आइटम लेते तो ऑफेंसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज अपसेटिंग। ऑफेंस लेने का मतलब होता है कि समथिंग that is that is harmful, something that makes other people angry, something that other people dislike. अगर आप ये लेते तो ऑफेंडिंग आइटम ले लेते, लेट्स सपोज आपने ये एग्जांपल ली, सिर्फ एग्जांपल उठा के लिखने का 1 मार्क मिलता है। एग्जांपल सिर्फ ऐसी होगी जो कि जो सवाल में बात हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रही हो, तो ये डिस्क्राइब कर रही है, उसको 1 मार्क मिल गया आपको। फिर आपने उसको अपने वर्ड में लिखा, लिटरल मीनिंग किया। लिटरल मीनिंग क्या होता है ऑफेंडिंग आइटम का? कि इट वाज द disliked item in the menu। आपने अपने वर्ड में लिख रहे हो ना, इट वाज द disliked item, it was the bad item in the menu, it wasn't the good enough item, ऐसे कुछ भी आपने लिख दिया। ठीक है ना, disliked item in the menu।
फिर बाकी जो भी फीलिंग होगी और वो लीस्ट पिक्ड या लीस्ट पॉपुलर भी हो सकता है। बट ये आप वो पढ़ लें तो आसान है, आसान, बट सबसे सबसे आसान यहाँ पे ये वाला था। या तो सर्दन ग्रीटली हो सकता है, या फिर हैवी ऑयली पेस्ट ऑफ रेड चिली। अब हैवी ऑयली पेस्ट को क्या बोलोगे? हैवी का मतलब हुआ कि थिक, ठीक है ना। ऑयली, हैवी ऑयली पेस्ट ऑफ रेड चिली, रेड चिली का बोल सकते हो स्पाइसी। ऐसा लोग आपको समझ आ रही हो इंग्लिश, मुश्किल पार्ट लेना ही नहीं है। रेड चिली से मतलब है कि स्पाइसी होगा, हैवी ऑयल से मतलब है कि थिक होगा, या बोल सकते हो आप कि ग्रीसी, ऑयली मतलब ग्रीसी होगा। सिर्फ एडजेक्टिव, सिर्फ सिनोनिम लिखने के मार्क मिलने हैं आप। तो सिर्फ वो पार्ट लेने से आपको इंग्लिश समझ आ रही है। अब लेते हैवी ऑयली पेस्ट ऑफ रेड चिली, बोलते कि भाई इट वाज अ ग्रीसी मील, ठीक है ना। इट हैड थिक टेक्सचर, इट वाज स्पाइसी। आपको तीनों मार्क मिल जाते हैं, सिर्फ आपको तीन ये स्टेप पूरे करने के मार्क मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसे लिख दिया कि भाई इट वाज, दे डिड नॉट लाइक टू ईट इट, ऐसे। पीपल डिड नॉट लाइक टू ईट इट, ऐसे। तो आपने सिर्फ वोकैबुलरी लिख के आनी है यहाँ पे, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे पार्ट खत्म हो रहा है। आई विल सेंड यू इंशाल्लाह अनदर कॉम्प्रहेंशन टू सॉल्व। आप लोग जा सकते हो बिकॉज आई हैव अनदर क्लास राइट नाउ, ठीक है ना। तो आई विल सी यू इंशाल्लाह। मुस्तफा बेटा, अच्छा रुको एक मिनट, क्या बोल रहे हो अब्दुल्ला आप? सेल्फ कॉन्शियस कौन से पार्ट में ना बेटा अब्दुल्ला? इस पार्ट में अब्दुल्ला? नहीं बेटा, सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ तब होता है जब आपने, आप में कोई शॉर्ट कमिंग हो, आप में कोई मसला हो, आप में कोई डिफॉल्ट हो, आप में कोई डिफेक्ट हो, आप में कोई इशू हो, ये होता है सेल्फ कॉन्शियस। कोर्ट में गिल्ट होता है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं। अगर आपने कोई गलती की है तो वो सेल्फ कॉन्शियस होना नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस होना होता है कि आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हो। अगर कोई क्राइम किया तो आप गिल्टी हो, सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो। आप मेरा बेटा मुस्तफा बेटा इसमें ना जाएंगे। आपने कोई भी एक पार्ट लेना जिससे आपको इंग्लिश समझ आ रही हो। आपको मुस्तफा बेटा इन सब में से मैंने 6 हाईलाइट किए हैं। कौन से पार्ट की इंग्लिश आसान लग रही है? ये जो मैंने 6 रेड कलर, 6 कलर्स में हाईलाइट किए हैं, इनमें से सबसे आसान इंग्लिश कौन सी है आपके हिसाब से मुस्तफा? बाकी आप लोग जा सकते हो मेरा बेटा, कोई इशू नहीं है। ऑफेंडिंग आइटम, ठीक है मुस्तफा बेटा। अब इसमें आपने समझना है बात को, ठीक है ना। आपको सबसे पहले उस सेंटेंस को अपने वर्ड में लिख देना है लिटरली। तो आपने लिटरली, ऑफेंडिंग का मतलब क्या लगता है मुस्तफा बेटा आपको? क्या होगा कि भाई आपने लिखा है लीस्ट पॉपुलर डिश, थिंग दैट पीपल डोंट लाइक, द डिश दैट पीपल डोंट लाइक, ठीक है। सबसे पहले आपने लिख दिया दैट इट वाज द डिश दैट पीपल डिड नॉट लाइक। फिर आपने मेरा बेटा उसके बारे में एक फीलिंग लिखनी है कि हाउ डिड द पीपल फील अबाउट इट, ठीक है ना। डिसलाइक इट तो मतलब कि बाद में आप, अगर आप स्टोरी, अभी स्टोरी पढ़ी नहीं है थोड़ा सा इसलिए आपको इशू हो सकता है कि इशू हो रहा है, ऑब्वियसली आप जाओगे तो आप पूरी स्टोरी पढ़ चुके होगे ना। ऑफेंसिव इसलिए बोल रहे हैं, ऑफेंसिव मतलब, ऑफेंसिव इन सब में से कौन सी फीलिंग्स आई थिंक ज्यादा हो रहा है? हाँ ले जाओ। ऑफेंसिव इसमें से सबसे ज्यादा, अगर जबरदस्ती मैं बोलूँ आपको, तो कौन सी क्या मेरा बेटा फीलिंग से वो ज्यादा मैच हो रहा है ऑफेंसिव? ऑफेंसिव में क्या होता है? गुस्सा दिला देने वाली चीज, राइट। आई एम टेकिंग ऑफेंस फ्रॉम दैट, गुस्सा आ जाना। सैड थोड़ी होता है। अगर आपको कोई बोले कुछ, आप ऑफेंस लेते तो वो सैड ज्यादा होगा या एंग्री होगा या अपसेटिंग होगा? अपसेट कर देना किसी को, या गुस्सा दिला देना, ऑफेंड कर देना। तो यहाँ पे मेरे बेटा आप लिख सकते थे कि द पीपल गॉट अपसेट, द पीपल वर एंग्री। अच्छा एक और बात है, आप डिसलाइक का वर्ड भी यूज कर सकते थे, तो आप उसके लिए पहले कुछ और लिख देते। अगर आप पहले लिख देते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले लिखते इट वॉज डिश दैट पीपल डिड नॉट ऑर्डर, या इट वाज द डिश दैट पीपल ऑर्डर्ड द लीस्ट। आप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें पता लगता है कि सबसे कम ऑर्डर कर रहे थे। फिर आपने लिख दिया था पीपल डिसलाइक्ड इट, तो ये फीलिंग नहीं पूरी हो गई आपकी। ये दोनों काम हो गए। अब आपने मेरे बेटा उसके बारे में एक रिजल्ट देना है एडजेक्टिव फॉर्म में। अगर आपको स्टोरी पे ले जाओ ना, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्टोरी पे ले जाऊं, तो स्टोरी मेरे बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। कौन सी लाइन है? ये लाइन नंबर 52 to 56। मैं आपको दिखाती हूँ एक बात, ये देखो 52, ये असल में वाई वॉज बापू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि बापू को इस डिश की वजह से बोला गया था कि ये डिश उसका क्राइम है। क्या क्राइम था? क्राइम यही था कि उसने ऐसी डिश बना दी थी। तो लाइक ये असल में क्राइम नहीं था कोई, वो एग्जेजरेट कर रहे थे कि जब उसने ये डिश बनाई थी ना, टू डू बेटर यू कैन डू बेटर, तो वो उसने एक ऐसा आइटम बनाया था, ये डिश द ऑफेंडिंग आइटम। तो उसका रिजल्ट क्या था?
कि इट वाज द डिश दैट मेड बापू कमिट द क्राइम, ठीक है ना, इट वाज लाइक एविडेंस ऐसे करके, दिस डिश वाज द रीजन कि उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में किया खड़ा किया हुआ था। अब इसमें अच्छी बात क्या है, मैं आपको 3 स्टेप्स इसलिए करा रही हूँ जस्ट फॉर द सेफ साइड। अगर आपका 3 मार्क का सवाल है, 1 मार्क एग्जाम्पल का है, 1 मार्क लिटिल मीनिंग और 1 मार्क फीलिंग का, अगर आपने ये 3 बातें भी किया तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। हम फिर भी ऑब्जेक्टिव करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको फुल 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 मार्क मिले। ठीक है, चलो आई एम गोना असाइन अनदर होमवर्क, एंड अगर किसी को कोई इशू हो रहा है ना, तो मैं जो होमवर्क असाइन करूंगी मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगी ऑफ मी सॉल्विंग दैट सेम कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर किसी को सवाल में सॉल्व नहीं हो रही वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बट अभी छुट्टी है कल का दिन, तो अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जाती गुड, आपने मार्क्स से चेक कर लिया गुड, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसके किसी पार्ट में तो आप रिकॉर्डिंग का वो पार्ट जाके देख लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले सॉल्व करके आइएगा, एक और कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको सेंड करूंगी। अगर कोई उसमें इशू हो मार्किंग स्कीम से चेक करें, अगर समझ नहीं आए तो आप एक बार रिकॉर्डिंग में वो पार्ट जाके देख लें, फिर भी कुछ समझ ना तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज मेरा बेटा, मेरा भी दूसरी क्लास है।